अफोर्डेबल लैपटॉप मैकबुक नियो। इंटरनेट पर इस लैपटॉप का अलग ही रोला चलता है भाई। कुछ लोगों को ये वैल्यू फॉर मनी लगता है तो कुछ लोगों के हिसाब से ये कम्प्लीटली ओवर प्राइस है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है ये जानने के लिए मैंने प्राइस हाई के बाद भी सिर्फ इसे 58,000 में बाय किया है। और अब हम इस मैकबुक नियो को रियल वर्ल्ड यूसेज में हर एंगल से टेस्ट करेंगे विथ बेंचमार्क्स और साथ ही गेमिंग भी। हाँ भाई, कैजुअल गेमर के लिए भी तो सोचना पड़ता है। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो या वर्किंग प्रोफेशनल किसी भी फील्ड के, इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये मैकबुक नियो वाकई आपके पैसे डिजर्व करता है या सिर्फ आप एप्पल के नाम के पैसे दे रहे हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। प्राइस हाइक के बाद भी मुझे ये मैकबुक नियो 58,000 में कहां से मिला? मैंने इसे फेमस बिल्ड की वेबसाइट से बाय किया है। वेबसाइट में प्री ओन्ड लैपटॉप सेक्शन में आपको 3 कैटेगरी मिलती है, जहां एप्पल मैकबुक वाले सेक्शन में काफी सारे मैकबुक ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल हम यहाँ मैकबुक नियो के लिए आए हैं और यहाँ पर 256 GB ओपन बॉक्स वेरिएंट का प्राइस भाई ओनली 58,000 रुपीज है। और सबसे अच्छी बात भाई, इसके साथ हमें एप्पल का कंप्लीट 1 ईयर ऑफिशियल वारंटी भी मिल जाती है। लेकिन एक सेकेंड भाई, ये स्टार का क्या मतलब हुआ? कुछ तो गड़बड़ है दया। वैसे ये लोग पैन इंडिया डिलीवर करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जोर से चेकआउट कर लेना। वैसे मैंने इसे पहले अनबॉक्स कर लिया था और फेमस बिल्ड का पैकेजिंग भाई हमेशा की तरह टॉप नॉच, आप लोगों को पता ही होगा। अनबॉक्सिंग के अंदर हमें मिल जाता है एक लैपटॉप, थैंक यू लेटर, वारंटी कार्ड एंड टाइप सी टू टाइप सी केबल और चार्जिंग के लिए बस 20 वॉट का कॉम्पैक्ट छुटकू चार्जर। मैंने इस लैपटॉप को सिल्वर कलर में बाय किया है, लेकिन इसके और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है जैसे ब्लश, सिट्रस और इंडिगो। और बिल्ड क्वालिटी भाई ये फुल्ली एल्युमिनियम बॉडी के साथ आता है जो हाथ में काफी सॉलिड और प्रीमियम फील देता है। साथ ही ये थिन एंड लाइट कैटेगरी का लैपटॉप है और फैनलेस डिजाइन के साथ आता है। तो वेट ओनली भाई 1.23 kg है, ऐसा हेवी भी नहीं है, इसीलिए डेली कैरी करने में काफी इजी रहता है। और पोर्ट्स पे नजर मारो तो भाई लेफ्ट साइड में हमें 2 टाइप सी पोर्ट और एक 3.5 mm जैक मिल जाता है और राइट साइड में दोनों साइड स्पीकर, राउंडेड कॉर्नर और ग्रिप के लिए 4 रबर पैड्स भी दिए गए हैं। और ऊपर की तरफ भाई वही कटा हुआ सेब, जिसके लिए लोग भाई कभी कभी किडनी तक दाव पे लगा देते हैं। बिल्ड क्वालिटी तो भाई सॉलिड है, जिसकी वजह से टॉप फ्लेक्स या कीबोर्ड फ्लेक्स ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलता है। और ये लैपटॉप को वन हैंड इजिली ओपन किया जा सकता है और इसका हिंज बस इतना ही खुलेगा भाई। और साथ ही स्क्रीन वॉबल भी काफी कंट्रोल और स्टेबल रहता है। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वारंटी की। जब मैंने इसका वारंटी स्टेटस चेक किया तो इसका परचेज डेट भाई 28 मई 2026 शो कर रही थी। मतलब ये लैपटॉप ऑलमोस्ट 2 मंथ पुराना हमें मिला है और इसके बाकी ऑफिशियल एप्पल वारंटी अभी भी वैलिड है। तो फ्यूचर में अगर कोई इशू आता है तो भाई वारंटी का सपोर्ट हमें मिल जाता है। तो अब समझ में आया ना 1 ईयर वारंटी के साथ स्टार का मतलब। और साथ ही मैंने बैटरी साइकिल काउंट भी चेक किया भाई, वो ओनली 6 निकला। और डिस्प्ले भाई यहाँ हमें 13 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलती है, जो ना ही 1440p है और ना ही 4K, भाई उसके बीच वाला समझ लो। और इसका रेजोल्यूशन 2408:1506 है। और सबसे पहले नजर पड़ती है बेजल्स पे, तो भाई ऑनेस्टली ये मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। और इसमें डेडिकेटेड एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं दिया गया है, लेकिन ऑटो ब्राइटनेस कैमरा की हेल्प से सरप्राइजिंगली काफी अच्छे से काम करती है। और वैसे भी भाई जो लोग कलर क्रिटिकल वर्क करते हैं वो यूजुअली ट्रू टोन को ऑफ ही रखते हैं, तो मेरे हिसाब से ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफी सॉलिड लगी, डिस्प्ले ब्राइट है और 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस की वजह से आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी कंफर्टेबल रहती है। और कलर्स भाई इसके लिए कलर गैमेट, तो भाई इसके लिए मैंने ऑनलाइन कुछ नंबर्स निकाले जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। तो इसमें हमें 97% sRGB, 72% Adobe RGB और 72% DCI P3 और 67% NTSC कवरेज मिलता है। मतलब अगर आप लोग फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करते हो तो भाई ये डिस्प्ले उसके लिए भी कैपेबल है। मुझे तो ऐसा ही लगा। और एंटरटेनमेंट के लिए भी एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है। YouTube पर HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो मूवीज और वीडियोस देखते वक्त भाई कलर और क्लियरिटी दोनों ही काफी अच्छे लगते हैं। व्यूइंग एंगल भी काफी सॉलिड है। और यस भाई ये डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का है, लेकिन भाई स्क्रॉलिंग और एनिमेशन में भी एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ फील होता है। एप्पल का 60 हर्ट्ज जो है तो स्मूथनेस काफी ऑप्टिमाइज रहती है। और एक छोटी सी बात भाई, आप जिस कलर का भी मैकबुक लोगे उसके मैचिंग का थीम या वॉलपेपर सेट कर सकते हो, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को और भी प्रीमियम बना देता है। और इसमें हमें दोनों साइड पर स्पीकर मिलते हैं और साउंड क्वालिटी भाई मुझे काफी अच्छी लगी है, एक बार आप भी सुन लो। स्पीकर से हमें ठीक ठाक लाउड मिल जाते हैं, चाहे आप लोग गाने सुनो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो या मूवीज एंजॉय करनी हो, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। डायलॉग्स भी क्लियर सुनाई देते हैं एंड ओवरऑल स्पीकर डेली एंटरटेनमेंट के लिए भी काफी सॉलिड परफॉर्म करता है। एंड अब आते हैं पोर्ट्स पे, और यहाँ पर भाई एप्पल ने ओनली 2 टाइप सी पोर्ट्स दिए हैं यार। तो अगर आप माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल SSD या फिर कोई भी एसेसरीज लगाना चाहते हो तो एक USB हब लेना भाई ऑलमोस्ट जरूरी ही हो जाता है। तो मैं जो यूज कर रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। एंड इसमें हमें एक USB 3 और एक USB 2 पोर्ट मिलता है। तो अगर आप USB 2 में कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज लगाते हो तो ये मैसेज भी देता है भाई अगर फास्ट 10 Gbps स्पीड चाहिए तो दूसरा छेद में लगाओ।
एक्सटर्नल ड्राइव, और उसी USB 3 से हम डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हैं। और मेरे पास 2K 180 हर्ट्ज मॉनिटर था जिसपे ये 2K 120 सपोर्ट कर रहा था। और अच्छी बात ये है कि भाई ये दोनों टाइप सी पोर्ट से हम चार्जिंग भी कर सकते हैं, तो चार्जर किस साइड लगाना है भाई उसका टेंशन खत्म। और इसमें 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है, तो चाहे आप नॉर्मल हेडफोन यूज करो या IEMS, दोनों बिना किसी इशू के कनेक्ट हो जाती है। और कनेक्टिविटी भाई इसमें हमें Wi-Fi 6E और Bluetooth 6 का सपोर्ट मिलता है। और ऊपर डिस्प्ले के बेजल में ही हमें 1080p हिडन वेबकैम भी मिल जाता है। और इसकी वेबकैम क्वालिटी भाई ऑलमोस्ट आईफोन के कैमरे की तरह लगती है। वेबकैम का ओवरऑल क्वालिटी तो आप लोगों को पता चल गया, बट इसका जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है उसका कैसा क्वालिटी आता है, कैसा नॉइज रिडक्शन है। लाइक यहाँ पर मैंने अभी एक सीलिंग फैन को फुल स्पीड में ऑन करके रखा हुआ है, एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसका वॉइस लाइक कितना क्लियर आ रहा है वो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो। और कैसा आप लोगों को लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक तो यार ये मास्क लगा के बोला ही नहीं जाता, पता नहीं भाई। वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन मीटिंग्स या क्लासेस के लिए क्वालिटी बिल्कुल प्रीमियम फील देती है, फेस क्लियर दिखाई देते हैं, एंड ओवरऑल इमेज प्रोसेसिंग भी काफी अच्छी है। और साथ ही एप्पल ने कुछ यूजफुल कैमरा इफेक्ट्स भी दिए हैं, जैसे बैकग्राउंड ब्लर करना हो, बैकग्राउंड रिमूव करना हो, या फिर अपनी माशूका से रिएक्शन वाली वीडियो कॉल करनी हो, तो उसके लिए भी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें यूज कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं कीबोर्ड और ट्रैक पैड की, और इसमें हमें एप्पल मैजिक कीबोर्ड मिलता है जो टाइपिंग के टाइम भाई काफी टैक्टाइल और कंफर्टेबल फील देता है। लॉन्ग टाइपिंग सेशन में भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। और कुछ कीज जैसे शिफ्ट और एंटर का डिजाइन थोड़ा प्लेन मिलता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भाई इस कीबोर्ड में हमें बैकलाइट ही नहीं मिलता। मतलब टिम कुक चीचा का कहना है कि भाई अंधेरे में काम ही मत करो। ऐसे इसका जुगाड़ तो किया जा सकता है, लेकिन भाई एप्पल के लैपटॉप में भी जुगाड़ करना पड़ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और जो 256GB वेरिएंट है उसमें हमें टच आईडी की जगह ओनली लॉक की मिलता है। तो अगर आपको टच आईडी चाहिए तो 512GB वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा, या फिर बार बार पासवर्ड ही डालते रहो। तो यार 10K एक्स्ट्रा देना टच आईडी के लिए, उससे बेटर ऑप्शन भी है, उस पर हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो अब आता है ट्रैक पैड, और इसमें हमें मैकेनिकल मल्टी टच ट्रैक पैड दिया गया है। इसके नीचे सेंटर में एक फिजिकल बटन लगा हुआ है, लेकिन ओवरऑल डिजाइन कुछ इस तरह से है कि भाई ट्रैक पैड को किसी भी कॉर्नर से क्लिक करो भाई क्लिक्स प्रॉपर्ली रजिस्टर हो जाता है। और एप्पल का मल्टी टच जेस्चर सपोर्ट वैसे ही इंडस्ट्री में काफी बेस्ट माना जाता है। जेस्चर काफी स्मूथ और एक्यूरेट काम करता है, जिससे डेफिनेटली ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम फील होता है। और इस मैकबुक नियो में हमें एप्पल का A18 प्रो चिप मिलती है, और ये आईफोन 16 वाली बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहाँ पे 6 कोर CPU के साथ हमें 5 कोर GPU मिलता है, जबकि आईफोन 16 में 6 कोर दिया गया है। और AI रिलेटेड वर्कफ्लो को फास्ट हैंडल करने के लिए इसमें हमें 8GB का यूनिफाइड मेमोरी दिया गया है, और 16 कोर न्यूरल इंजन भी दिया गया है। और ये सब कहाँ काम आएगा वो भी हम आगे टेस्ट करने वाले हैं। और मेरे पास 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जिसका रीड स्पीड लगभग 1741 Mbps और राइट स्पीड 1692 मिल जाता है। मतलब जिस कैटेगरी के टास्क के लिए ये लैपटॉप बना हुआ है उसके लिए ये परफेक्ट है। अब आते हैं परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क्स पर। और सबसे पहले मैंने इसमें जितने भी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर थे भाई मैंने सबको एक साथ ओपन करके देखा, और ये 8GB रैम के साथ भी भाई सारे सॉफ्टवेयर को ये इजिली हैंडल कर लिया, एकदम स्मूथ यहाँ पर ऑन कर दिया। लेकिन यार जैसे जैसे हेवी सॉफ्टवेयर ओपन होते गए वैसे वैसे लैग भी देखने को मिल रहा था। तो लाइट सॉफ्टवेयर पे स्मूथ मल्टीटास्किंग यहाँ पे पॉसिबल है। और अब बात करते हैं Geekbench 6 की, तो यहाँ पर मेरे टेस्ट में इसने सिंगल कोर में 3399 और मल्टी कोर में 8722 निकाल के दिया। और जब मैंने ऑनलाइन M1 और M4 के नंबर्स निकाले कंपेयर करने के लिए, तो भाई रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला। सिंगल कोर में भाई ये M4 के काफी क्लोज स्कोर करता है, और M1 को सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में आउट परफॉर्म करता है। इसके बाद मैंने OpenCL GPU बेंचमार्क्स खुद से रन किया, जहां हमें स्कोर 19680 आया, जो लगभग M1 के आसपास निकला। तो ओवरऑल सिंगल कोर परफॉर्मेंस इस लैपटॉप का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। ब्राउजिंग, मल्टी टैब्स, कंटेंट कंजप्शन, ऑफिस वर्क या ऑलमोस्ट सारे डेली टास्क उसमें ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देता है, और एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहता है। तो आप मल्टी कोर परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें VS कोड में पाइथन का प्रोजेक्ट चलाया हुआ था, और बैकग्राउंड में ब्राउजर में ChatGPT ओपन कोड जनरेट करने के लिए। इस तरह का बेसिक टू इंटरमीडिएट वर्कफ्लो भाई ये लैपटॉप काफी स्मूथली हैंडल कर लेता है। कोडिंग, डिबगिंग और नॉर्मल मल्टीटास्किंग में कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे पुश किया। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट ओपन किया, और ओपन करते ही भाई ये लो रैम का वार्निंग देने लगा, लेकिन मैंने इग्नोर करके प्रोजेक्ट लोड किया। प्रीव्यू इनिशियली काफी लैग के साथ चल रहा था। जब मैंने प्रीव्यू रेजोल्यूशन को काफी लो किया, लाइक एकदम लो कर दिया, तब प्लेबैक स्मूथ हो गया। मतलब अगर आप छोटे मोटे आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन 8GB रैम की वजह से हेवी कंपोजिशन और बड़े प्रोजेक्ट्स में लैग, स्लो डाउन या क्रैश देखने को मिल सकता है। उसके बाद ही मैंने प्रीमियर प्रो टेस्ट करा, और मेरे टाइमलाइन में 4K फुटेज, 2 एडजस्टमेंट लेयर और कुछ वीडियोस लेयर, और साथ ही कुछ ऑडियोस लेयर के साथ नॉर्मल वीडियो एडिटिंग एलिमेंट्स थे। अगर आपका एडिटिंग वर्कफ्लो भी कुछ
कुछ ऐसा ही है जैसे 4K फुटेज, टेक्स्ट लेयर, बी रोल्स, इमेजेस, बेसिक इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, वॉइस ओवर और कुछ साउंड इफेक्ट्स, तो ये लैपटॉप बिना किसी मेजर लैग के एडिटिंग कर लेगा। लेकिन यार जैसे जैसे टाइमलाइन पर लेयर्स और इफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लैग भी स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हेवी एडिटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और फोटोग्राफर्स के लिए मैंने लाइटरूम यूज किया और बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल की फोटो एडिटिंग इसमें कंफर्टेबली हो जाती है। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए फोटोशॉप, तो इसमें मैंने अपना थंबनेल प्रोजेक्ट ओपन किया तो वो बिना किसी लैग का स्मूथली चला रहा था। और वैसे भी भाई मैं बहुत हेवी लेयर्ड थंबनेल यूज नहीं करता हूँ, जो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। लेकिन जरूरत पड़े तो भाई इसमें रिलेटिवली हेवी थंबनेल्स प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, थोड़ा बहुत लैग के साथ। और ऐप डेवलपर्स, भाई मैंने इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करके सबसे पहले एक एम्प्टी एक्टिविटी प्रोजेक्ट ओपन किया और प्रोजेक्ट ओपन होने में ही भाई ये काफी टाइम लगा दिया। लेकिन उसके बाद बिल्ड प्रोसेस भी एक्सपेक्टेड से स्लो था। और टेस्टिंग के लिए मैंने इसमें पिक्सल 9 प्रो एक्सेल का विजुअल डिवाइस क्रिएट किया। और सबसे पहले भाई ये 256 GB का स्टोरेज प्रॉब्लम, भाई ये कब फुल हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। एक को डिलीट मारो तब दूसरा चेक करो। खैर विजुअल डिवाइस इंस्टॉल होने के बाद मैंने जब इसको स्टार्ट किया भाई ये लगभग 2 मिनट का टाइम लिया बूट होने में। उसके बाद ये एमुलेटर काफी ज्यादा लैग कर रहा था। फिर मैंने अपना वही बेसिक एंड्रॉइड प्रोजेक्ट ओपन किया तो प्रोजेक्ट तो ओपन हो गया और उसमें चेंजेस भी कर पा रहा था, लेकिन भाई सब कुछ लैग के साथ। और भाई एंड्रॉइड डेवलपमेंट में सिर्फ बेसिक प्रोजेक्ट तक बात नहीं रहती, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है एपीके बिल्ड करना, ग्रेडल सिंक, एमुलेटर और बैकग्राउंड प्रोसेस सब मिलाकर सिस्टम पर काफी लोड डालता है। और इसका तो भाई बेसिक में ही हालत खराब है, तो ऐप डेवलपमेंट ना भाई इसके लिए बना ही नहीं है। तो आपको जीपीयू इंटेंसिव टास्क टेस्ट किया जाए तो सबसे पहले मैंने इसमें BMW का जीपीयू रेंडर बेंचमार्क्स रन करा और इसने रेंडर को बस 52 सेकंड में ही कंप्लीट कर दिया। तो मैंने प्रैक्टिकल टेस्टिंग के लिए ब्लेंडर में एक प्रोजेक्ट को ओपन किया जिसमें मैप्स, बिल्डिंग्स और कुछ 3D एसेट्स थे। तो इस प्रोजेक्ट्स में भाई नेविगेशन स्मूथ थी और कोई मेजर लैग देखने को नहीं मिला। मतलब अगर आप बेसिक सीख रहे हो, सिंपल 3D मॉडल्स या कैरेक्टर्स बनाना चाहते हो तो कंफर्टेबली हैंडल कर लेगा। लेकिन हैवी सीन्स, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये मशीन नहीं बनी है भाई। तो अब बात करते हैं AI की। और मैंने भाई इसमें डायरेक्टली LM स्टूडियो ही इंस्टॉल कर दिया जिसमें मैंने 3 AI मॉडल्स को डाउनलोड किया हुआ था। और सबसे पहले मैंने इसमें गेमा 4 बिलियन मॉडल को लोड किया और लगभग 18 सेकंड में ये लोड हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें प्रॉम्प्ट रन किया भाई ये एरर देने लगा। मतलब 4 बिलियन मॉडल भाई प्रॉपर्ली रन ही नहीं हो पाया और मैंने 8 बिलियन 9 बिलियन वाले मॉडल्स को डाउनलोड किए हुए थे। वैसे अगर आपको पता है कि भाई ये क्या एरर दे रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मैंने सारे मॉडल्स को डिलीट कर दिया और सिर्फ 2 बिलियन मॉडल को डाउनलोड किया इस उम्मीद में कि भाई ये तो चल ही जाएगा। लेकिन भाई ये तक रन नहीं हुआ इसमें यार। तो एप्पल इंटेलिजेंस या फिर क्लाउड बेस्ड AI सर्विसेज पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन की। और मैंने लॉजिक प्रो में एक बेसिक मल्टी लेयर प्रोजेक्ट ओपन करके टेस्ट किया और बेसिक वर्कफ्लो में ये लैपटॉप बिना किसी लैग के काफी स्मूथली चला। लेकिन अगर आप हैवी इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इफेक्ट्स, प्लगइन्स या 100+ ट्रैक्स लेयर्स के साथ अगर काम करते हो तो ये मशीन उस वर्कलोड को कंफर्टेबली हैंडल नहीं कर पाएगी। और गेमिंग टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो मैक OS सपोर्टेड गेम्स को ट्राई किया जैसे काउंटर स्ट्राइक 2। और गेम के अंदर यहाँ पर 720p रेजोल्यूशन और ऑटो हाई ग्राफिक सेटिंग हमने यहाँ पर रखा हुआ था। और डेथ मैच के अंदर यहाँ पर अगर आप लोग FPS देखो तो यहाँ पर जैसे ही बंदे क्लोज आते हैं तो यहाँ पर 30 FPS के अराउंड में चलाता है। बट यार अगर आप लोग ग्राफिक सेटिंग को ट्विक करो तो यहाँ पर हो सकता है इससे और बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल के ये दे दे। एंड उसके बाद मैंने इसमें नेटिवली माइनक्राफ्ट भी इंस्टॉल करा हुआ था तो यहाँ पर इसके सेटिंग्स आप लोग देख सकते हो। एंड जैसे ही वर्ल्ड के अंदर आते तो वैसे ही यहाँ पर हमारा जो गेम प्ले वो स्मूथ तो लग रहा है लेकिन कहीं कहीं पर ये लैग भी कर रहा है। और अगर मैं FPS काउंटर देखूं तो यहाँ पर देखो ये अराउंड 50 FPS अभी मिल रहे और ये फ्रेम फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा होता है। जैसे अभी देखो 60 आ गया, फिर से 50 एंड यहाँ पर सडनली 100+ हो रहा है। ओवरऑल अगर आप लोग माइनक्राफ्ट खेलना चाहते हो तो इस पर पॉसिबल है, आप लोग इजिली माइनक्राफ्ट भी खेल सकते हो। फिर हमने एक एमुलेटर की मदद से मोबाइल गेम खेलना चाहा, जैसे यहाँ पर हमने BlueStacks Air को इंस्टॉल करा हुआ, इसका 1080p रेजोल्यूशन एंड उसके बाद यहाँ पर फ्री फायर BGMI दोनों मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ था। और फ्री फायर के सारे की मैप्स अभी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। एंड फिर यहाँ पर हमने एक ट्रेनिंग मोड लगा लिया है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग FPS पर नजर मारो तो यहाँ पर हमें कभी कभी 100 FPS मिलते हैं भाई, यहाँ पर 90+ तो ये रहता ही है। और भाई ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो यहाँ पर ये तो एकदम स्मूथ चल रहा है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट BGMI में। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर हमने एक फुल मैप लगाया है और FPS भाई इसमें भी हमें अराउंड 70+ FPS इजिली देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग लाइक BGMI भी प्ले करना चाहते हो तो पॉसिबल है, आप लोग इसमें खेल सकते हो। GTA 5 टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्रॉसओवर में स्टीम को सेटअप करके रखा हुआ है। और जब हम गेम के अंदर आते हैं भाई यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो ये 60+ 70+ FPS ये निकाल के दे रहा है। लेकिन जब मैं खेल रहा हूँ इसको तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं 20-25 FPS पे खेल रहा हूँ और ये पता नहीं कि भाई ये ग्लिच है कि क्या है। और इसमें मैंने एक और चीज नोटिस किया है, यहाँ पर भी आप लोग देखो ये चलते चलते ऑटोमेटिक अटक जाता है। यहाँ पर देखो इसका हार्ट बीट डायरेक्ट रुक चुका है और इसका हार्ट बीट जब तक वापस नहीं आता तब तक ये चलेगा ही नहीं। यहाँ पर एकदम ये अटक ही चुका है एंड अभी कुछ देर में देखना ये चल भी जाएगा। अभी रुको,
ये देखो यहाँ पर ये फिर से चल गया। और भाई मैंने इसके जो सेटिंग्स है वो भी एकदम कम करके रखे हुए हैं, बट इसका जो रेजोल्यूशन है वही चेंज नहीं हुआ। अभी देखो फिर से इसका हार्ट बीट रुका पड़ा है भाई। मतलब ये एक इशू इसमें लगा मुझे, और इसमें मतलब चल ही नहीं रहा है, ये आप नहीं खेल सकते। बट फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका जो डिस्प्ले सेटिंग्स है वो दिखा देता हूँ, ग्राफिक सेटिंग। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखो इसका जो रेजोल्यूशन है वो मैं यहाँ से कम कर ही नहीं सकता भाई। जब मैं कम कर लूँ तो हो सकता है ये और बेटर चल जाए, बट यहाँ पर ये कम होता ही नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर और भी ग्राफिक सेटिंग देखो, मैंने सभी को एकदम नॉर्मल करके रखा हुआ है। और फिर मैंने इसको विंडो मोड में खेला तो भाई यहाँ पर भी आप लोग देखो एग्जैक्ट यहाँ पर हमें 30-31 FPS मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी वही अटकने वाला बीमारी भाई, यहाँ भी वो अटक रहा है। तो ओवरऑल भाई GTA 5 इसमें आप नहीं खेल सकते। तो अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट प्राइसिंग पे। और यहाँ पर भाई एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अभी 80,000 रुपीज में सेल हो रहा है, और एजुकेशन स्टोर पे यहाँ पर ये 10,000 का डिस्काउंट करके 70,000 में मिल रहा है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो तो आपको ये 70,000 में एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम फ्लिपकार्ट पे देखें तो यहाँ पर भी ये 80,000 रुपीज का चल रहा है, लेकिन आप लोग अगर कार्ड डिस्काउंट लगाते हो तो ये 73,000 में आपको मिल जाता है। और भाई मैंने इसको परचेस करा है ओनली 58,000 रुपीज में, और ये ओनली 2 मंथ पुराना ही था। तो मतलब अराउंड आप लोग देखो तो हमें एप्पल का वारंटी सपोर्ट तो मिल ही रहा है। तो मैं इस डील को भाई सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूंगा। तो ओवरऑल अगर आप लोग एक प्रीमियम लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें भाई सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेस्ड निकल के आए, जैसे लाइक नॉर्मल डे टू डे टास्क हो गया, तो उसके लिए भाई ये एक सॉलिड डील बन जाता है। और इसमें हमें सबसे मेन एडवांटेज मिलता है बैटरी बैकअप का। लाइक मैंने इसको टेस्टिंग के दौरान इसको यूज करा था भाई, उस टाइम पे भी ये बैटरी बैकअप बहुत सॉलिड निकाल के दे रहा था। अगर आप लोग इसमें नॉर्मल यूसेज करते हो लाइक वेब ब्राउजिंग या फिर वीडियो वॉचिंग अगर करते हो तो ये अराउंड आप लोगों को 7 से 8 घंटे का बैकअप इजीली निकाल के दे देगा, या उससे ज्यादा भी। बस ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। एंड ओवरऑल मैंने आप लोगों को इसके सारे परफॉर्मेंस टेस्ट और गेमिंग टेस्ट भी दिखाई दिया, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग ही जाएगा कि भाई आपके लिए ये बना है या फिर नहीं। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग हैवी वीडियो एडिटिंग या फिर 3D रेंडरिंग करना चाहते हो, ये सब टास्क के लिए ये नहीं बना है। एंड एक सवाल आप लोगों से, अगर आपके पास इतने पैसे हो तो आप लोग मैकबुक नियो लोगे या फिर इसके जगह और कोई लैपटॉप लेना पसंद करोगे, और वो कौन सा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस यार आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।